नमस्ते बच्चों। हम कक्षा 10 में चैप्टर 5 कृपाराम खिड़िया पढ़ेंगे। कृपाराम खिड़िया जो हैं बच्चों, वो राजस्थानी भाषा के कवि हैं। पहले हम कवि परिचय अगर इनका देखें तो राजस्थानी भाषा तो अपने राज्य की भाषा है, उसके कवि हैं। कृपाराम खिड़िया बच्चों चारण जाति से थे। चारण क्या होते हैं? पुराने समय में राजा जो होते थे उनका गुणगान करने के लिए चारण भाट होते थे, तो वो चारण थे कृपाराम खिड़िया। लेकिन एक बहुत ही अच्छे कवि, इन्होंने अपने अनुभव के आधार पर बहुत ही सुंदर दोहे लिखे सोरठा के अंदर। अब बच्चों सबसे पहले इनके जन्म की हम बात करें, कृपाराम खिड़िया के यदि हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1743 ईस्वी को। कृपाराम खिड़िया का जन्म हुआ था 1743 ईस्वी को और जन्म स्थान था खराड़ी गांव। खराड़ी गांव, खराड़ी गांव में कृपाराम खिड़िया का जन्म हुआ। उनके गांव का नाम था खराड़ी, इसके आधार पर इन्हें खिड़िया कहा जाता है। ये खिड़िया गांव वर्तमान में अपना जो पाली जिला है, वर्तमान में पाली जिला उसमें आता है। कहाँ पर आता है? वर्तमान में जो पाली जिला है वहां पर यह गांव आता है खराड़ी। वहां के निवासी थे। इनके पिता का नाम बच्चों, इनके पिता का नाम जगराम था। ये पिताजी का नाम क्या था? जगराम था। और उस समय राजतंत्र था बच्चों, राजाओं का शासन था। तो सीकर के नरेश, सीकर के जो राजा थे सीकर नरेश, उस समय तात्कालीन जब कृपाराम खिड़िया थे तो उस समय सीकर के राजा थे देवी सिंह। देवी सिंह और देवी सिंह के शासनकाल में उनके राज दरबार में ये कवि थे। और देवी सिंह के बाद उनके पुत्र लक्ष्मण सिंह, ध्यान में रखना है, लक्ष्मण सिंह क्या है बच्चों? कृपाराम खिड़िया है वो सीकर नरेश, देवी सिंह और उनके देवी सिंह के पुत्र थे लक्ष्मण सिंह। उनके दरबार में ये राज कवि थे। हम ये कह सकते हैं कि उनके दरबार में ये कवि थे। अब देवी सिंह और लक्ष्मण सिंह ने इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर, क्योंकि इनकी रचनाएं बड़ी ही सुंदर थी, तो उनसे प्रभावित होकर इन्हें महाराजपुरा और लक्ष्मणपुरा, महाराजपुरा और लक्ष्मणपुरा, ये दो गांव थे। महाराजपुरा और लक्ष्मणपुरा ये दो गांव थे। उनकी जागीर कृपाराम खिड़िया को दे दी कृपाराम खिड़िया को। इसलिए दी, अब ध्यान में रखना है, किसके कृपाराम खिड़िया जो हैं वो किसके दरबारी कवि थे? के दरबारी कवि थे। किसके दरबार में वो कविता पाठ करते थे? दरबारी कवि। दो कवि किसी के दरबार में कविता पाठ करता है, किसी राजा के दरबार में, उन्हें कहा जाता था दरबारी कवि। तो ये किसके दरबारी कवि थे? देवी सिंह और उनके पुत्र लक्ष्मण सिंह उनके दरबारी कवि थे। और इन दोनों ने इनकी रचनाओं से प्रभावित होकर, प्रसन्न होकर, खुश होकर इन्हें महाराजपुरा और लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर दी थी। ठीक है। फिर बच्चों 1864
1864 विक्रमी संवत, 1864 विक्रमी संवत के आसपास इन्होंने अपना रचना काल शुरू किया था। रचना काल, अपनी कविताएं लिखने का कार्य, रचना काल शुरू किया था 1864 विक्रमी संवत। कब किया था? 1864 विक्रमी संवत को। अगर इसे ईस्वी में हम दर्शाएं तो 1807 ईस्वी के लगभग, 1807 ईस्वी लगभग उन्होंने अपना रचना काल शुरू किया था। एक कवि के रूप में इनकी पहचान वहां से शुरू हुई थी। एक कवि के रूप में उन्होंने लिखने का कार्य 1864 विक्रमी संवत या 1807 ईस्वी के लगभग उन्होंने अपना रचना काल प्रारंभ किया था। अब बच्चों इनकी रचनाओं की बात करें इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें, कौन कौन सी रचनाएं, एक तो हम पढ़ेंगे राजियारा सोरठा, राजियारा सोरठा। एक तो इनकी ये रचना है राजियारा सोरठा। एक है चालक नेसी, चालक नेसी। ये बच्चों इनका नाटक बताया जाता है। नाटक की ने लिखा था चालक नेसी नाटक, राजियारा सोरठा चालक नेसी नाटक। और एक कहते हैं इन्होंने अलंकार ग्रंथ लिखा था, अलंकार ग्रंथ। एक इन्होंने अलंकार ग्रंथ लिखा था। अब बच्चों ध्यान में ये रखना है, राजियारा सोरठा चालक नेसी इनका नाटक है, एक इन्होंने लिखा था अलंकार ग्रंथ। लेकिन वर्तमान में जो उपलब्ध रचना है इनकी, वर्तमान में जो उपलब्ध रचना है, ये इनके कविताओं को पढ़ने से, इनके बारे में पढ़ने से पता चलता है कि इन्होंने 3 रचनाएं लिखी, राजियारा सोरठा, चालक नेसी नाटक, अलंकार ग्रंथ। अब इनमें से राजियारा सोरठा यही एक उपलब्ध रचना है, ये 2 उपलब्ध नहीं है। चालक नेसी नाटक और अलंकार ग्रंथ ये उपलब्ध नहीं है, सिर्फ राजियारा सोरठा एक यही रचना इनकी उपलब्ध है। और इसमें बच्चों तो राजियारा सोरठा है, इसमें लगभग 140 सोरठे, लगभग 140 सोरठे इन्होंने लिखे थे। अब मुख्य बात ये आती है, बार बार यही चीज आ रही है, राजियारा सोरठा। तो सोरठा क्या होता है? तो बच्चों जैसे हम पढ़ते हैं अलंकार, कवि जो अपनी रचना करता है अलंकार, अलंकार क्यों लिखता है, अलंकार का प्रयोग क्यों करता है कवि, ताकि वो रचना है वो आकर्षक लगे। इस प्रकार स्त्री जो अपने आभूषणों को धारण करती है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकार का प्रयोग करने से कविता जो है, काव्य जो है, उसकी शोभा बढ़ जाती है। इसलिए अलंकारों का, वैसे ही छंद का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग छंद, रस, पढ़ने में आनंद आए। कई बार रस में क्या होता है, प्रकार के शब्दों का प्रयोग कवि करता है, पढ़ने में रचना को अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा है लेकिन पढ़ने में आनंद आता है। कुछ कविताएं ऐसी होती हैं बहुत सारी जिनको पढ़ने में आनंद आता है, अर्थ भले ही समझ में ना आए, तो वो क्या होता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उन्हें वो रस कह देते हैं। छंद, अब उसमें यति गति आदि नियमों का ध्यान में रखकर, जैसे छंद बहुत प्रकार के होते हैं, उसमें यति गति का नियम, कितने वर्णों का प्रयोग, कितनी मात्राओं का प्रयोग एक पंक्ति में करना है, तो वो सारी हमें छंद में देखने को मिलती हैं। तो छंद के बहुत सारे भेद होते हैं, दोहा, टोपाई, टोपई। उसमें एक छंद होता है सोरठा छंद, एक छंद क्या, छंद का एक भेद होता है, कौन सा, सोरठा।
तो इन्होंने जो अपनी रचनाएं की हैं वो सोरठा में की हैं, 2 पंक्तियों का होता है उसमें। तो उसके जो नियम है उनके तहत इन्होंने छंद के अनुसार देखें तो जैसे कबीर के दोहे हैं, तो दोहा है वो भी छंद का एक भेद होता है, छंद। दोहा छंद में कबीर ने कहा, तो वैसे ही इन्होंने अपनी रचना है वो सोरठा छंद में की। ठीक है, सोरठा छंद में इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं, इसलिए राजियारा सोरठा। अब बच्चों इनकी जो भाषा है वो है डिंगल भाषा। राजस्थानी में डिंगल भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। किस भाषा का प्रयोग किया है? डिंगल भाषा का। और संबोधन नीति में, संबोधन नीति काव्य क्या है कि राजस्थानी भाषा की यह संबोधन नीति का पहला काव्य माना जाता है राजियारा सोरठा। किसी को संबोधन करके, किसी को पुकार करके कुछ कहना। तो इसमें हम देख रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है राजियारा सोरठा, यानी राजिया का संबोधन करके कवि अपनी बातें करें, राजिया नाम से संबोधन करके। अब बात यह आती है कि राजिया नाम कहाँ से आया। तो बच्चों कवि जो कृपाराम खिड़िया हैं उनका एक नौकर था राजाराम। राजाराम क्या था? नौकर था इनका, कृपाराम खिड़िया का। राजाराम नाम का एक इनका नौकर था कृपाराम खिड़िया का। तो वो निसंतान था, वो कवि की खूब सेवा भी करता था, सब कुछ था, बहुत ही अच्छा वफादार नौकर था। लेकिन मुख्य समस्या ये थी कि वो निसंतान था, उसके कोई निसंतान था, उसके कोई पुत्र नहीं था। तो वो इस कारण दुखी रहता था। दुखी क्यों रहता था? कि मेरे मरने के बाद मेरा तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। राजाराम क्या था? निसंतान था, उसके कोई पुत्र नहीं था, तो वो दुखी रहता था। अब कवि की वो खूब सेवा करता था, लेकिन दुखी रहता था कि मेरे बाद में मेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं है, यानी मेरी मृत्यु की मरणोपरांत, मेरे मरणोपरांत मरणोपरांत क्या होता है बच्चों? ये शब्द आया है मरण प्लस उपरांत, भी परिचय में है शब्द ये, मरण प्लस उपरांत, यानी मरने के बाद। ये विच्छेद क्या हो जाएगा? मरण प्लस उपरांत, ए प्लस उ का मेल हो रहा है और ए प्लस उ मिलकर उ का निर्माण कर रहे हैं। क्या हो बन गया यहां पर? मरणोपरांत। गुण और संधि यहां पर हो गई। मरणोपरांत शब्द में कौन सी संधि हो गई? गुण स्वर संधि। तो बच्चों राजाराम दुखी रहता था कि उसके मरने के बाद, उसके मरने के उपरांत कोई उसका नाम लेने वाला भी नहीं है। तो कवि ने उसे कहा, कृपाराम खिड़िया ने, कि वो उनसे प्रसिद्ध कर देगा, उनको लेकर ऐसी रचना लिखेगा कि उनको कर देगा। इसलिए अपने सोरठाओं में उन्होंने राजाराम का नाम राजिया लिख कर को संबोधन करके अपने सोरठों की रचना की। अपने सोरठों की रचना राजाराम है, उनका राजिया नाम लेकर उसको संबोधन करके, इसीलिए कहा गया है ना संबोधन नीति में इन्होंने अपने सोरठों की रचना की है। और राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति का ये पहला काव्य माना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है राजिया नाम कवि ने क्यों लिया है। ध्यान में रखना है कि उनका एक नौकर था राजाराम, जिनके कोई पुत्र नहीं था। तो वो मरने के बाद, उसके मरने के बाद उसका नाम लेने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो दुखी रहता था। तो कवि ने इस सेवा से खुश होकर को प्रसिद्ध करने के लिए राजिया नाम से संबोधन करके अपने सोरठों की रचना की। फिर इनका जो काव्य है, तो काव्य में
एक टॉपिक जैसे छंद, अलंकार, रस होते हैं, वैसे एक टॉपिक होता है काव्य दोष, एक काव्य गुण। तो काव्य गुण में काव्य गुण के बच्चों तीन भेद होते हैं। एक प्रसाद गुण, ओज गुण और एक माधुर्य गुण। ये तीन गुण होते हैं। तो इन्होंने सोरठों की रचना कौन से गुण में की है? प्रसाद गुण में, तो पढ़ने में बड़ी आकर्षक लगती है, सुनने में बड़ी आकर्षक लगती है। तो बच्चों ये हुआ कवि परिचय। कवि परिचय में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है? का जन्म 1743 ईस्वी को हुआ, पिता का नाम जगराम था, इनका जन्म स्थान खराड़ी गांव है जो कि वर्तमान में पाली में है। 1864 विक्रमी संवत यानी कि 1807 ईस्वी संवत हो जाती है कि लगभग उन्होंने अपना रचना काल है, काव्य का रचना काल है, वो शुरू किया। ये सीकर के नरेश देवी सिंह और उनके पुत्र लक्ष्मण सिंह के दरबारी कवि थे। वो इनकी रचनाओं से खुश होकर इन्हें महाराजपुरा और लक्ष्मणपुरा दो गांव हैं उनकी जागीर दे दी। मूल रूप से ये पाली जिले के रहने वाले थे, खराड़ी गांव के। इनकी रचनाओं के बारे में देखें तो राजियारा सोरठा, जिसमें लगभग 140 सोरठे हैं। एक इन्होंने चालकनेसी नामक नाटक लिखा और एक अलंकार ग्रंथ। लेकिन राजियारा सोरठा यही इनकी उपलब्ध रचना है। चालकनेसी नाटक और अलंकार ग्रंथ ये उपलब्ध नहीं है। प्रसाद गुण में इन्होंने अपनी रचनाएं की थी। सोरठा क्या है? छंद का एक भेद है। तो सोरठा छंद में इन्होंने अपने सोरठे लिखे थे। जैसे कबीर के दोहे हैं, वो भी दोहा भी छंद ही होता है। दोहा छंद में कबीर ने अपनी रचना लिखी, वैसे ही इन्होंने सोरठा छंद में अपनी रचना लिखी। तो ये हुआ बच्चों कवि परिचय। अब इसके बाद आता है पाठ परिचय। तो इसमें कवि ने हिम्मत और पराक्रम, पाठ परिचय हम देखें तो पाठ परिचय में क्या है? कवि ने संदेश दिए हैं अपने इन सोरठों के माध्यम से। बहुत सारे संदेश कवि कृपाराम खिड़िया ने दिए हैं। और वो संदेश क्या क्या है कि मनुष्य को हिम्मत और पराक्रम की बहुत आवश्यकता होती है। उसके बिना उसका कार्य, हिम्मत या पराक्रम के बिना, वीरता के बिना मनुष्य का कार्य है वो सफल नहीं होता। तो वो मनुष्य के लिए जरूरी है। पराक्रम, हिम्मत और पराक्रम मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। तो एक तो इन्होंने बताया हिम्मत तथा पराक्रम का महत्व है। पराक्रम का महत्व है यानी हिम्मत व पराक्रम के बिना मनुष्य जीवन नहीं है। हम देख रहे हैं बच्चों पाठ परिचय, उन्होंने अपने सोरठों में क्या क्या कहा है। दूसरा, सद संगति का लाभ। सद संगति का लाभ यानी अच्छी संगति का क्या क्या लाभ होता है, अच्छी संगति का क्या क्या लाभ होता है, वो इन्होंने अपने दोहों में बताया है। नंबर 3, आपदा से पूर्व प्रबंधन। आपदा से पूर्व प्रबंधन यानी कोई भी आपदा आपके सामने आ रही है, चाहे वो युद्ध के रूप में आ रही है, चाहे रोग के रूप में आ रही है, किसी भी रूप की अगर आपके सामने आपदा आ रही है तो उससे पहले ही प्रबंध कर लेना चाहिए, उसे रोकने का, उससे बचने का प्रबंध पहले। क्योंकि जैसे कहा जाता है ना कि प्यास लगने के बाद कुआं खोदना गलत है, नासमझी है। तो का प्रबंध क्या कर लेना चाहिए? आपदा से पहले ही प्रबंध कर लेना चाहिए उसकी रोकथाम के। वाणी का महत्व है, उन्हें अपने सोरठों में वाणी का महत्व है। क्या होता है बच्चों? वाणी का महत्व, मनुष्य अपनी वाणी से, अपनी बोली से किसी को भी वश में कर सकता है, किसी को भी खड़ा कर सकता है।
किसी को भी अपना शत्रु बना सकता है वाणी के दम पर, और किसी को वाणी के दम पर अपना दुश्मन भी बना सकता है। तो वाणी का महत्व भी मनुष्य जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर आदर्श समाज जो होता है उसमें गुणों की पूजा, आदर्श समाज या गुणों की, देखो बच्चों है क्या, आदर्श समाज की स्थापना तभी होती है जब गुणों की पूजा होती है और जो अवगुण होते हैं उनका बहिष्कार किया जाए। तो ऐसे बहुत सारे संदेश अपने शोरठों के माध्यम से कवि कृपाराम खड़िया है वो हमें, कवि कृपाराम खिड़िया हमें देंगे। अपने शोरठों के माध्यम से हिम्मत तथा पराक्रम का महत्व वो बता रहे हैं, सत्संगति का क्या क्या लाभ होता है, आपदा से पूर्व प्रबंधन कर लेना चाहिए, चाहे कोई रोग युद्ध किसी प्रकार की आपदा आने वाली है तो आपदा आने के बाद उसका प्रबंधन करना मुश्किल हो जाता है, उससे पहले ही उसका इलाज कर लेना चाहिए। वाणी का महत्व है, आदर्श समाज की स्थापना, गुणों की पूजा जहां पर की जाए और अवगुणों की अवहेलना की जाए। इन शोरठों के माध्यम से कवि की विद्वत्ता और बहुज्ञता एवं अनुभव की व्यापकता प्रकट होती है। उन्होंने अनुभव यानी घाट घाट का पानी पीना, अनुभवी होना, मुहावरा है ना, घाट घाट का पानी पीना अनुभवी। तो वैसे ही कवि ने भी घाट घाट का पानी पिया है और उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर इन शोरठों की रचना की है। अब हम बच्चों देखते हैं पाठ में उनके शोरठों को देखते हैं। उनका पहला शोरठा है बच्चों, गुण अवगुण, गुण अवगुण, गुण अवगुण जिण गांव, जिण गांव, गुण अवगुण जिण गांव, सुने न कोई सांभले, सुने न कोई सांभले, सुने न कोई सांभले, उन नगरी विच नाव, उन नगरी, उन नगरी विच नाव, उन नगरी विच नाव, रोही आछी राजिया, रोही आछी राजिया। अब देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो हम ये कर रहे थे कि कवि ने राजिया नाम से संबोधन किया है। राजिया नाम अपने राजा राम नौकर के ये राजिया शब्द का प्रयोग उन्होंने जगह जगह पर किया है। फिर अब जो पहला इनका शोरठा है इसमें क्या कहना चाहते हैं, जहां गुणों का सम्मान और अवगुणों की भर्त्सना नहीं होती ऐसे स्थान को छोड़ देना चाहिए। वहां पर गुणों का सम्मान नहीं होता है और अवगुणों को त्यागा नहीं जाता है तो ऐसे स्थान को जन व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, गुण अवगुणे जिण गांव, सुने नहीं कोई सामने, यानी गुण और अवगुण जिस गांव में कोई सुनने वाला या संभालने वाला नहीं है, उन नगरी विच नाव, उन नगरी उस गांव में या उस नगर में के बीच, विच यानी मध्य, नाव नहीं रहना चाहिए। उन नगरी विच नाव, जिस गांव में गुण और अवगुण, जिस गांव में, जिस गांव यानी स्थान कह सकते हैं आप, गांव कह सकते हैं, में गुण और अवगुणों का मध्य कोई अंतर नहीं किया जाता है, कोई सुनने या संभालने वाला नहीं होता है। अर्थात जिस गांव या स्थान पर गुण और अवगुण में कोई अंतर नहीं किया जाता, इसी लाठी से गुणी को हाँकना और उसी से अवगुणी एक समान मान लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस गांव में गुण और अवगुण में तुलना नहीं की जाती, भेद नहीं किया जाता,
उन नगरी विच नाव, ऐसी नगरी में रहने से तो अच्छा है रोही अच्छी राज्य, ऐसे रोही यानी जंगल में जाकर रहे, शांत जगह, अच्छी अच्छी है राजिया। ये राजिया, राजिया सब संबोधन आया कवि के नौकर राजा राम के लिए। तो कवि राजिया को संबोधन करके कह रहे हैं, संबोधन नीति का पहला काव्य ये है ही। तो वो क्या कर रहे हैं कि हे राजिया, जिस गांव में गुण और अवगुण, यानी जिस गांव या स्थान में गुण और अवगुण में कोई अंतर नहीं किया जाता है, तो ऐसी नगरी में रहने से तो अच्छा है कि हम जंगल में जाकर अकेले रहे। अब यहां पर कवि हमें संदेश क्या देना चाह रहे हैं? संदेश ये देना चाह रहे हैं कि जहां गुणों का सम्मान नहीं होता और अवगुणों की भर्त्सना नहीं की जाती, अर्थात अवगुणों को त्यागा नहीं जाता, ऐसे स्थान पर सज्जन व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। इस गांव या स्थान पर गुण और अवगुण, तो क्या कहा कवि ने? गुण अवगुण जिन गांव सुने न कोई सांभले, कि हे राजिया, जिस गांव में गुण और अवगुण में कोई अंतर नहीं समझाता, कोई तुलना नहीं की जाती है, उन नगरी विच नाव रोही अच्छी राजिया, हे राजिया, उस नगरी से तो जंगल ही अच्छा है, एकांत स्थान में अकेला रह जाए वही अच्छा है। अर्थात जहां पर गुणों की, जिस स्थान पर गुणों की पूजा नहीं होती है, अवगुणों को त्यागा नहीं जाता है, तो ऐसे स्थान पर सज्जन व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए, ऐसे स्थान पर एक सज्जन व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। तो ये इनका पहला पद ध्यान में रखना है। अपने हर चौराहे में वो राजिया को संबोधन करके कवि अपनी बात कहेंगे। तो ये पहला था। जो बाकी के हैं बच्चों, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, आगे का चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद।